देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है इसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। आइसोमेरिज्म आप ऑलरेडी एक बार 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं। ऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म पढ़े हुए हैं। उससे अगर कंपेयर किया जाए तो उसके तुलना में ये वाला आइसोमेरिज्म उससे हल्का है। उतना ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। पहले ये जानते हैं हम लोग कि आइसोमर्स होते क्या है, किसे बोलते हैं आइसोमर। तो आइए पहले आइसोमर को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। आइसोमर आइसोमर दो टुकड़ों से मिलके बना हुआ है, आइसो और प्लस। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा। अमर का मतलब होता है पीसेज, टुकड़ा। मतलब वैसा सबस्टांस, वैसे केमिकल स्पीसीज जो एक ही प्रकार के टुकड़ों से मिलकर बने हों, सेम टाइप के पीसेस से मिलके बने हों, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ठीक है ना। कल आपको एग्जांपल इसका हम आपको बताए थे। जैसे मान लेते हैं कलम है, वो कलम बना हुआ है उसके उस पेन और उसके उस ढक्कन से, कैप से। अब उसके कैप को अगर हम पीछे से निकाल कर आगे लगा दें तो देखने में उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। और अगर उसको यहाँ आगे से निकाल कर पीछे लगा दिया जाए तो अब उसको उसके देखने में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों दोनों का दोनों स्ट्रक्चर, एक भाई एक पेन में पीछे कैप लगा हुआ है और उसी तो वही पेन में आगे कैप लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो फोटो है वो देखने में क्या होगा? एक जैसा है। बोलिए, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों का जो ये है वो क्या है? एक जैसा है। एक में पीछे कैप लगा है, एक में आगे कैप लगा है, तो दोनों देखने में एक जैसे हैं। ठीक है ना। सॉरी, उल्टा बोले, देखने में दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों बना हुआ किससे? हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर उस कैप में हम पेन का ढक्कन अगर हम आगे लगाए हुए हैं तो इसका स्ट्रक्चर, और ये अगर पीछे लगा दिए तो इसका स्ट्रक्चर, दोनों देखने में स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। लेकिन दोनों बना हुआ क्या है? एक ही जैसे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। यानी हम कहेंगे द केमिकल स्पीसीज विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है ना। यानी कि वैसे रासायनिक यौगिक या वैसे रासायनिक पदार्थ जिनका जिनका आणविक सूत्र तो एक जैसा होता है लेकिन उनकी संरचना सूत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना। हम इसके लिए इसके एक छोटा सा इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। हालांकि डेफिनेशन पोर्शन आप इसका हम 11th में लोग किए भी हुए हैं, फिर भी एक बार लिख देते हैं। देखिए, कहेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विथ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब जिसके आणविक सूत्र क्या हो? एक समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। जब 10th क्लास में आपको ये पहली बार मिला था तो आप हम लोग एक एग्जांपल किए हुए थे C5H12 का। याद आ रहा है ये मॉलिक्यूल? 10वां क्लास का था ये मॉलिक्यूल। C5H12 में आपको बताया गया था कि C5H12 का फोटो हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। एक तरीका हो सकता है C5H12 का कि सारे C ऐसे लगातार जुड़े हुए हों। ठीक है ना। एक हो सकता है कि मेरे पास, चलिए वहां पीछे चले जाइए, वहां पे जगह है। सारे सी, एक तो हो सकता है सारे सी लगातार जुड़े हों। एक हो सकता है कि 4 गो सी जो है वो ऐसे हो और एक सी क्या हो? ऐसे जुड़ा हुआ हो। और एक तरीका हो सकता है
कि 3 गो सी लगातार हो और ये कैसे लगाओ। आपको पता है कि सारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको चारों बॉन्ड अगर क्लियर कराया जाए, चारों बॉन्ड इसका बना दिया जाए, तो यहाँ पे सब पे क्या लगाएंगे? एक एक एच लगा लीजिएगा ऐसे। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? एच लगा लेंगे 4 बनाने के उद्देश्य से। और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? सब पर एच लगा देंगे। ये देखिए सबका फॉर्मूला देखिएगा तो C5H12 ही आएगा। लेकिन क्या सारे केमिकल कंपाउंड्स एक ही हैं? नहीं, ये सब में क्या है? अंतर है। ये जो ऊपर वाला है इसका नाम क्या रखा गया है? कोई जानता है इसका नाम? इसका नाम है एन पेंटेन। इसे नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसोपेंटेन। पढ़े ना हम लोग? अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हों, क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। तो देखिए फॉर्मूला सबका सेम है, लेकिन सबके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं। इसलिए इन सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये सभी क्या कहे जाएंगे? सभी आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि सबका केमिकल फॉर्मूला क्या है। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? आइसोमर क्या है, समझ गए? मतलब ये जो एक ही समान टुकड़े थे। यहाँ पे देखिए 5 को कार्बन का टुकड़ा था और 12 को हाइड्रोजन के टुकड़े थे। इस 5 को और 12 को मिलाकर कभी ऐसा सजाए, कभी ऐसा सजाए, कभी ऐसा सजाए, तो ये तीनों क्या कहलाए? तीनों आइसोमर्स कहलाए। हो जाएगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी में आगे बढ़ते हैं। आइसोमर्स को हम लोग क्या किए हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स को 2 भागों में बांटा गया है। आइसोमर्स को क्या भाग दिए? 2 भाग में बांट दिए। एक का नाम रख दिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक का नाम है स्टेरियो आइसोमर। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिविम समावयता। इसको बोलते हैं हम लोग ज्यामितीय समावयता बोलते हैं। संरचना हिंदी क्या नाम है इसका? संरचनात्मक समावयता। इसका नाम है संरचनात्मक संरचनात्मक समावयता। 2 तरह के आइसोमर्स होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन कौन? एक हो गया ज्योमेट्रिकल और एक हो गया स्टेरियो। स्टेरियो में थोड़ा सा दम है, ठीक है? स्टेरियो में थोड़ा सा दम है। अच्छा, इसको अगर स्टेरियो को दोनों को हमको समझाना होगा, दोनों का कुछ एग्जांपल बताइए। कैसे हम कहेंगे, किस आधार पे आप कहिएगा कि ये स्टेरियो है, और कैसे कहिएगा क्या है ये ज्योमेट्रिकल है? हमको समझाते हैं ये कैसे, इसकी बात हम करेंगे। जैसे मान लीजिए, ये देखिए हम आपको एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई वो ए था, ठीक है? ए में ऐसे बी कनेक्ट हुआ, ए में सी कनेक्ट हुआ, ए में से डी कनेक्ट हुआ, ए में से ई कनेक्ट हुआ। एक फोटो ऐसा बना लिए। और इसी का एक और फोटो बनाते हैं हम लोग। ऐसे ए, यहाँ पे हुआ हमारा बी, यहाँ पे हो गया मान लेते हैं सी, यहाँ पे हुआ डी, और डी में कनेक्ट हो गया ई। फोटो तो सेम है, सॉरी दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। दोनों में ए बी सी डी है, इसमें भी ए है, उसमें भी है, दोनों में बी है, दोनों में सी है, दोनों में डी है, दोनों में ई है ना? लेकिन देखिए तो दोनों का कनेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है? यहाँ पे ई डायरेक्टली कनेक्टेड है से, यहाँ पे किससे कनेक्टेड है? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नो डाउट कि सेम होगा, लेकिन क्या दोनों केमिकल स्पीशीज सेम है? नहीं है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो संरचनात्मक समावयता होती है, वहां पे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, एटम्स के रिलेटिव पोजीशन बदल जाते हैं, मतलब उनका जो सापेक्षिक स्थान है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी कहाँ कनेक्टेड है? ए से। ई भी कहाँ कनेक्टेड है? ए से। यहाँ पर बी तो कनेक्टेड है ई ए से, लेकिन ई कहाँ कनेक्टेड है? डी से। इनका रिलेटिव पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जब रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका स्ट्रक्चर ही बदल गया। जब बदलाव आपके स्ट्रक्चर में हो जाए, ज्योमेट्री बदल जाए उसकी, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? संरचनात्मक समय होता है। अब हम बात करते हैं किसके? स्टेरियो की। स्टेरियो में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आप देखे होंगे ऐसे ए,
ऐसे मान लेते हैं बी, ऐसे सी और ऐसे डी। जैसे छाता नहीं होता ऐसे गोल, वैसे ये तीनों एक एक तरफ है, ठीक है ना। और उसमें एगो ई लगा हुआ है ऐसे पीछे की तरफ, ऐसा कुछ है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आए, वहां पे क्या कह रहा है कि ये तीनों का तीनों उधर चला गया, बी सी डी, और ई कहाँ हो गया, यहाँ। यहाँ पे आपको देखने में तो दोनों हर एंगल से एक जैसा दिख रहा होगा। हम कहेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, पार्टिकल्स भी सेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा 3D ओरिएंटेशन बदल गया, त्रिविमीय त्रिविमीय स्थिति उसकी क्या हो गई, बदल गई। मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि इसमें एक नीचे पड़े था और तीन गो जो है ऐसे ऊपर पड़े था, ऐसे मतलब ऐसे ऊपर पड़े, मुंह खुला हुआ है, एगो नीचे पड़े से निकला हुआ है। अब थोड़ी देर बाद हम क्या किए, इसको नीचे कर दिए, इस वाले को कहाँ कर दिए, ऊपर कर दिए। इसका ओरिएंटेशन बदल गया कि नहीं बदल गया। जिसका मुंह पहले ऊपर की तरफ था उसका मुंह कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। जो पार्टिकल पहले नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। लेकिन कनेक्शन जहां पे जो था वहीं पर है कि नहीं है। पहले भी बी कनेक्टेड था ए से, अभी भी बी कहाँ कनेक्टेड है, ए से। यहाँ भी सी कनेक्टेड है ए से, यहाँ भी सी क्या कनेक्टेड है, ए से। यानी कि अगर देखा जाए तो एटम्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, परमाणुओं की जो सापेक्षिक स्थिति है, सापेक्षिक स्थिति नहीं बदली है, वन उनका त्रिविमीय आकार बदल गया। पहले वो जिस तरह मुंह किए हुए थे, अब उनका अभिविन्यास, अब उनका ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में नहीं होके किसी दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेरियो आइसोमर्स। अगर हमारा रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक कौन सा है, स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में एटम्स का रिलेटिव पोजीशन बदल जाता है, जैसे यहाँ पे सारे ए से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे सभी ए से कनेक्टेड नहीं है। फॉर्मूला तो नो डाउट सब में सेम होगा, यहाँ भी फॉर्मूला सेम होगा, वहाँ भी फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम की रिलेटिव पोजीशन क्या हुआ है, चेंज हुए हैं। यहाँ पे एटम की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है वो 3 डायमेंशनल बदलाव हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ उसका क्या है, अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन बदला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, यानी सबसे पहले किसको, संरचनात्मक समझौता को पहले पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा क्या, हल्का सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, ये बहुत आसान है, ये तो अभी तो खत्म हो जाएगा, 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आइसोमर्स को दो भागों में, एक स्टेरियो, एक किसमें भागे हम लोग, स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं हैं, दूसरा कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। स्ट्रक्चरल को कितने भागों में बांट दिया गया है, पहला लिंकेज, दूसरा है आयनाइजेशन, तीसरा है कोऑर्डिनेशन, और चौथा है सॉल्वेट या हाइड्रेट, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक को बोलते हैं बंधनी समवायता, एक को बोलते हैं आयनन समवायता, एक को बोलते हैं हम लोग उप सह संयोजन समवायता, और एक का नाम है जल योजन समवायता। समवायता के कितने प्रकार हो गए टोटल, समवायता के नहीं, संरचनात्मक समवायता के कितने प्रकार हो गए, 4। अभी चारों को एक एक करके पढ़ाने, देखिए बहुत आसान है समवायता, ये वाला जो है ना, ये वाला चारों पार्ट, ये क्या है, काफी आसान है। चल देखिए क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया होगा, रुकिए एक से दिखा। ये 2 स्लाइड जो है ना, ये डाउट वाले स्लाइड से बच्चे कुछ पूछे हैं, इसलिए सॉल्व, इसमें परेशान मत होइएगा। स्लाइड नंबर 56 और स्लाइड नंबर 57, इसमें कुछ खास नहीं है, ये टॉपिक का नहीं है, ये डाउट डिस्कस किया गया है, ये सभी चीजें। यहाँ पे आते हैं, स्लाइड नंबर किस पे आते हैं, 58 पे आते हैं। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, यानी कि संरचनात्मक समवायता को पढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, आइए इसको हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। कोबाल्ट था और अमोनिया, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, CO NH3 होल 5 Br SO4। एक ये हमारे पास कंपाउंड है, एक मेरे पास और कंपाउंड है, CO NH3 होल 5 SO4, यहाँ पे क्या है, Br। देखिए तो दोनों का फॉर्मूला, अगर ब्रैकेट हटा दें, अगर ब्रैकेट को हटा दें तो दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, दोनों में सेम कंपोनेंट्स हैं कि नहीं है। दोनों में कोबाल्ट है, दोनों में 5 गो अमोनिया है, दोनों में 1 गो ब्रोमीन है, दोनों में 1 गो सल्फेट, सेम है। लेकिन अगर इसको पानी में डालेंगे, अगर हम इसको पानी में मिक्स करें, तो बताइए कौन कौन से आयंस रिलीज होंगे। एक होगा CO NH3 होल 5 Br 2+,
एक ये आयन रिलीज होगा और एक रिलीज होगा कौन सा, SO4 2-। इसको पानी में डालेंगे, यहां से रिलीज होगा CO NH3 होल 5 SO4 1+ और Br। इसको पानी में डालने पर ये दोनों आयन रिलीज हो रहे हैं, और इसको अगर पानी में डाला गया तो ये दोनों आयन रिलीज हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सेम फॉर्मूला होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, अलग अलग आयनों को रिलीज कर रहा है। सेम फॉर्मूला होने के बावजूद ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग आयनों को रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कैसे समवायता को प्रदर्शित कर रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आयनन समवायता कहते हैं। आयनन समवायवता। आयनन समवायता में होगा क्या कि दो हमारे पास केमिकल कंपाउंड होंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जल में डालने पर वो अलग अलग आयनों का त्याग करेंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्यों अलग अलग आयनों का त्याग किए हैं, पहले वाले फोटो में देखिए सल्फेट जो है वो काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। तो पानी में डालेंगे तो काउंटर आयन टूट के बाहर निकल गया, हम तो पहले से पता है काउंटर आयन निकलता है। आज दूसरे वाले में अब SO4 कहाँ चला गया, लिगेंड की तरह चला गया, अब वहां पे Br जो है वो कहाँ आ गया है, काउंटर आयन की जगह पर आ गया। तो फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों आयन दोनों मॉलिक्यूल्स में अलग अलग डिसोसिएशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे सल्फेट दिखा और ये बॉक्स कॉम्प्लेक्स दिखा, यहाँ पे ब्रोमाइड दिखा और ये कॉम्प्लेक्स। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या है? पहचान का तरीका कोई बोल दे कि बताइए कैसे पहचानिएगा, दो कंपाउंड दे दिए और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कैसे पहचानेंगे कि भले आपको कंपाउंड दे दिए, कि ये दे दिए और ये कि ये दे दिए, और आपसे पूछे कि बताइए ये दोनों अलग अलग आयन निकालेंगे, ये बात आप कैसे सिद्ध कीजिएगा? तो सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि ये काम कीजिए, दो केमिकल स्पीसी लेकर आएंगे, दो केमिकल कंपाउंड लेके आएंगे। एक ले लेंगे हम लोग AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, एगो लेके आएंगे हम लोग BaCl2, बेरियम क्लोराइड। इसमें से क्या करेंगे, एक बार इसमें से निकाल के एक बार इसमें डालेंगे, एक बार इसमें डालेंगे। इस कंपाउंड में से जब निकाल के AgNO3 में डालिएगा तो कोई रिएक्शन, इन दोनों का कोई रिएक्शन, लेकिन जब ही जैसे ही इसको डालेंगे, इसमें मिलाएंगे, वैसे ही बनेगा BaSO4। यहाँ का SO4 क्या होगा, रिलीज हो रहा है, आपको पता है पानी में डालने से क्या रिलीज कर रहा है, SO4 रिलीज कर रहा है। तो जैसे ही वो BaCl2 से जुड़ा, क्या बनाया, BaSO4 बनाया। अब BaSO4 क्या बनाता है, कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट PPT बनाता है, ठीक है ना। तो जब बेरियम क्लोराइड, जैसे कि आपको क्या बताना क्या था, आपको दो गम कंपाउंड दे दिए दो गो बर्तन में, और कहे कि बताइए दोनों अलग अलग आयन दिखा रहे हैं, कैसे इसको आप सिद्ध कीजिएगा कि दोनों अलग अलग आयन दिखा रहे हैं? हम कहेंगे दोनों में से निकालिए, उसमें मिलाइए AgNO3 और बेरियम क्लोराइड। AgNO3 मिलाए तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हम BaCl2 मिलाए, इसमें उजले रंग का एक अवक्षेप बन गया, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया। हम कहेंगे देखिए बेरियम क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट तबे देगा जब कहीं ना कहीं से उसको सल्फेट मिला हो, यानी कि ये यौगिक जो है क्या रिलीज कर रहा है, ये सल्फेट आयन को रिलीज कर रहा है, तबे ना व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। ये पता चल गया कि ये कंपाउंड क्या करता है, सल्फेट निकालता है। फिर यहाँ पे बोले कि सेम वही रिएक्शन यहाँ भी कराइए, यहाँ पे क्या कराइए, फिर से यहाँ पे AgNO3 लेकर आइए, और यहाँ पे क्या लेके आइए, BaCl2 लेके आइए। BaCl2 को इसमें मिला दिया गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सल्फेट रिलीज नहीं कर रहा है। सल्फेट रिलीज करता तो यहाँ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता, लेकिन सल्फेट रिलीज नहीं किया, इसीलिए बेरियम क्लोराइड को मिलाने से कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे, ये क्या बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, ये पीले रंग का एक प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो कलर का PPT बनाता है। हम कहेंगे हम लोग कि सिल्वर क्लोराइड जो लेकर गए उसका तो नाम पता है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीले रंग का प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब कौन सा आयन रिलीज हो रहा हो, ब्रोमाइड आयन रिलीज हो रहा हो। इससे सिद्ध होता है कि यह कंपाउंड ब्रोमाइड आयन रिलीज किया है, और यह कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, इसलिए कंपाउंड क्या रिलीज किया है, सल्फेट आयन रिलीज किया है। तो अलग अलग फॉर्मूला, एक जैसा फॉर्मूला होने के बावजूद अलग अलग केमिकल नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग आयनों को रिलीज कर रहे होंगे। ये क्या रिलीज किया है, सल्फेट, वो रिलीज किया है ब्रोमाइड, ठीक है ना।
ये एक्सपेरिमेंट हम जान रहे हैं, एक्सपेरिमेंट डाले हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा इसको समझने में, लेकिन आपको सब ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, चाहे यही कंपाउंड दे दिया गया, और पूछेगा कि बताइए ये कंपाउंड कौन तरह के आइसोमर्स को सूचित कर रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसका काउंटर आयन दूसरे में लिगेंड की तरह काम किया है कि नहीं किया। जो बॉक्स के बाहर और बॉक्स के भीतर अगर ये बदल गए हैं तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इतना ही सबका काम चल जाए। आपसे तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाने वाला है कि ये कौन सा आइसोमर है। तो हम देख के नहीं बता देंगे कि यहाँ पे सल्फेट निकलेगा वहां पे ब्रोमाइड निकलेगा, ये कौन सा आयन अलग अलग देगा, यानी कौन सा आइसोमर है ये, आयनाइजेशन। हो जाएगा, समझ में आ रही बात। चलिए अगला चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन है हम लोग पास। अगला कौन सा था, लिंकेज आइसोमर। अगला है हमारे पास दूसरा जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है, लिंकेज। लिंकेज आइसोमर, इसको हम बोलते हैं बंधनी समवायता। ये बड़ी आसानी है। जैसे हम कोई कंपाउंड यहाँ पे लिख रहे हैं, CO NH3 होल 5 NO2 Cl2, एक ये कंपाउंड लिख दिए, और एक दूसरा कंपाउंड हम लिख रहे हैं यहाँ पे CO NH3 होल 5 ONO Cl2। चलिए बताइए क्या अंतर दिख रहा है इसमें, देख के क्या अंतर दिख रहा है बताइए तो। अभी आप नहीं कुछ जानते हैं तब क्या आपको अंतर दिख रहा है दोनों। यहाँ पर एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का इस्तेमाल किया गया है। कौन बताएगा हमको एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, आप बताइए ऋषु, नहीं बताइएगा, आप बताइए जी एम्बिडेंट। उभय, आप बताइए उभय तंतुर नहीं। हाँ, क्लास क्वेश्चन हल है। पीछे वाले बेंच पे कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड, सेकेंड लास्ट बेंच, क्या हिमांशु बताइएगा, नहीं बताइएगा। उसके आगे वाला बेंच, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइएगा एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। कितने लोग पता है, आप बताइए। हाँ बताइए, नहीं आप नहीं, आपके पीछे। बिल्कुल सही बात, आप कब से क्लास कर रहे हैं, हैं? 4-5 दिन से, लाज लगना चाहिए आप लोग। जो 4-5 दिन से क्लास करके एम्बिडेंट के बारे में बता दिया, बैठ जाइए। आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, कोनो बात नहीं है, जा रहा है, गायब हो जाएगा चैप्टर, ही देखते रहिए ना, मजाक लग रहा है ना। देखिए, पढ़ने की इच्छा हो तो 2 दिन में चैप्टर को संभाला जा सकता है, मोने नहीं होगा तो कोई कैसे समझा देगा, पॉसिबल है नहीं। एम्बिडेंटेड के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, वैसे लिगेंड्स जिनके पास डोनर साइड डोनर एटम्स 2 हो लेकिन एक बार में एक ही तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड या उभय तंतु लिगेंड कहते हैं। अब इसमें 3 को एग्जांपल हमको बताए थे, याद आ रहा है। हम 3 को लिगेंड्स के बारे में बताए थे, बोले थे कि इसी 3 को के आसपास सब घूमते रहेगा। कितने लोगों को तीनों लिगेंड के नाम याद है, कितने लोगों को याद है, बताइए आप, प्रिया। हाँ ONO CN, हाँ एक SCN था, SCN या NCS, ठीक है ना। बढ़िए, एक साइनो था CN, उसका जस्ट उल्टा होता है NC, आइसोसाइनो। एक SCN था जिसको थायोसाइनेटो कहते हैं, एक NCS आइसोथायोसाइनेटो। एक NO2 नाइट्रिटो N था, और एक ONO यानी नाइट्रिटो O। अगर हमको कोई बोले कि इसका आप फोटो बनाए, हम फोटो बना रहे हैं, आप बताइएगा दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है। हम लोग को बोले कोई कि इस मॉलिक्यूल का फोटो बनाए, हम कहेंगे देखिए ना 5 को 6 तरफ से घेर रहा है, ऑक्टाहेड्रल होगा, बताएंगे कैसे ऑक्टाहेड्रल होगा, आपको ही बनाने आ जाएगा। ऐसे इधर से घेरा NH3, यहाँ से भी घेरा वो क्या था, NH3, यहाँ से भी घेरा वो कौन था, NH3, यहाँ से भी जो घेर रहा वो क्या है, एक नीचे से भी घेरा वो क्या था, NH3, ऊपर से जो घेरने आया वो था मेरा ऐसे।
NO2 था, ठीक है ना, ये बना लिए हम लोग। अब एक दूसरा इसी में, अब इसका फोटो बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, CO NH3 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 ONO। दोनों में अंतर दिख रहा होगा। अंतर यही है कि यहाँ पे कनेक्शन किससे हुआ है, नाइट्रोजन से, यहाँ पे कनेक्शन किससे हुआ है, ऑक्सीजन से। फॉर्मूला तो सेम है, यहाँ भी CO NH3, वहां भी CO, यहाँ पे दूगो O एगो N, वहां भी दूगो O एगो N। बस अंतर क्या हुआ है, जिससे कनेक्ट होना था वो कोई दूसरा एटम है, वहां पे कनेक्शन किसी दूसरे से हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल कंपाउंड लिंकेज, जैसे पिछले वाले को क्या हम आपसे कहें कि क्या ये कंपाउंड लिंकेज आइसोमर दिखा सकता है, जवाब है कि नहीं। लिंकेज आइसोमर दिखाने के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। यहां पर NH3 के कनेक्शन के लिए जब जुड़ेगा तो नाइट्रोजन से ही जुड़ेगा, ये Br किससे जुड़ेगा, खुद से ही जुड़ेगा, Br से ही जुड़ेगा। लेकिन ये पिछले जो अगली बार जो क्वेश्चन देखे इसमें क्या दिख रहा है आपको कि NO2 जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और इसके बाद पॉसिबिलिटी है इसके पास कि आइदर इट कनेक्ट फ्रॉम N साइड और O साइड, ये N से भी कनेक्ट हो सकता है और O से भी कनेक्ट हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड बोलते हैं। और जब एम्बीडेंटेड होगा तभी ये क्या करेगा, इस तरह के समझौता को प्रदर्शित करेगा, लिंकेज दिखाएगा। तुमको बता दिए ना कौन कौन पढ़े अभी हम लोग, एक आयनाइजेशन, दूगो है, एगो आयनाइजेशन, एगो कौन सा है, लिंकेज, ठीक है ना। ऑफ कराइए, फैन ऑफ कर दीजिए, और फैन ऑफ, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, और तीसरे का नाम है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर को तो पहचानना और आसान है, सबसे आसान है हाइड्रेट को पहचानना है। हाइड्रेट आइसोमर में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, बदलने लगती है। मतलब किसी केमिकल कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में 6 गो अगर आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे कितने आपको H2O दिख रहे हैं, 6। अब यहाँ पे जाने पर क्या हुआ, 5 गो H2O है, एक H2O बाहर निकल चुका है, और Cl2 में से एगो भी, Cl3 में से एगो Cl कहाँ आ गया, भीतर आ गया है। यहाँ पे 4 गो हो गया है, फिर एक Cl क्या आ गया है, भीतर आ गया है। आपको याद आ रहा होगा, वो पढ़े हैं आप लोग 10वां क्लास में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते थे, 1.5 गो पानी निकल जाता था, याद आ रहा है, जिसमें जल की कुछ मात्रा छिपी रहती है। तो यहाँ पे भीतर में जो H2O दिख रहा है, ये वाला, ये H2O कैसा है, ये जो भीतर वाला H2O एज अ लिगेंड है, और जो बाहर वाला है वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा है, अब वो कहाँ चला गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में चला गया है। तो अगर किसी केमिकल कंपाउंड में वाटर की संख्या में अंतर दिख रहा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो कौन सा दिखा रहा है, वो हाइड्रेट आइसोमर दिखाएगा। यानी अगर 2 गो केमिकल कंपाउंड दिया है और उसको देख के आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल को काउंट करके देख रहे हैं, उसमें अंतर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा आइसोमर है, वो हाइड्रेट आइसोमर। बताइए, हाइड्रेट आइसोमर पहचानने में दिक्कत होगा, तो अगर पानी होगा तबे हाइड्रेट होगा। H2O अगर नहीं है तो निश्चिंत रहिए, वो हाइड्रेट आइसोमर नहीं दिखाएगा। H2O के रहने पर ही वो हाइड्रेट आइसोमर दिखाते हैं। बताइए अब क्या लग रहा है, इसमें दिक्कत लग रहा है जी। और उसके बाद है एक लास्ट वाला जिसका नाम है कोऑर्डिनेट आइसोमर। कोऑर्डिनेट आइसोमर कब होंगे, वैसे कॉम्प्लेक्सेस या वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें दोनों के दोनों काउंटर आयन और दोनों दोनों क्या हो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स आयन ही हो। जैसे कुछ ऐसा नाम पढ़े थे हम लोग जिनमें दो डब्बा था, है ना। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि एक कोबाल्ट 6 NH3 से घिरा हुआ है, और यहाँ का क्रोमियम 6 गो CN से घिरा हुआ है। लेकिन ये नीचे वाले कंपाउंड में क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे CO की जगह पे क्या आ गया, Cr आ गया। ये Cr क्या कर रहा है, 6 गो NH3 से घिरा हुआ है, और यहाँ पे आ गया CO, तो 6 गो CN। तो देखिए ध्यान से कि क्या इन दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, दोनों में सेम कंपोनेंट है कि नहीं है। यहाँ पर एगो CO है, एगो CO है, एगो Cr है, एगो Cr है, 6 गो NH3 है, 6 गो CN है, दोनों का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन क्या दोनों सेम ही कंपाउंड है, नहीं, दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल स्पीसीज है, जैसे सुबह में एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछी कि
ये बताइए सॉरी कैसे इधर आ गया है? देखिए आया इधर कुछ नहीं है, इस ऊपर वाले को बनाने की विधि कुछ दूसरी होगी, कौन एगो विधि से ऊपर वाला बनाया और नीचे वाले को भी कोनो दूसरा विधि से बना कर लेकर और दोनों को ले आके एक नीचे लिख दिए, एक ऊपर एक लिख दिए। अब तब कह रहे बताइए क्या ये आइसोमर है? तो फॉर्मूला चेक किए, फॉर्मूला सेम आ गया। और ये फॉर्मूला सेम है, अब फिर भी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग आ रही है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये आइसोमर है। अब ये कौन सा आइसोमर है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में के सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं, दोनों तो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कोऑर्डिनेट आइसोमर। यानी कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड में आपको दो गो कॉम्प्लेक्स आयन दिख जाए, दो गो बॉक्स दिख जाए, तो इसका मतलब वो क्या दिखा रहा होगा? कोऑर्डिनेट दिखा रहा होगा। अब एक बार सारे को रिवाइज करते हैं जितना पढ़ा है। आइसोमर्स किसको बोलते हैं? यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, स्ट्रक्चर अलग अलग बने, क्या बोलते हैं इसको? आइसोमर। आइसोमर को पहले मेनली दो भागों में बांट दिया गया। एक स्टेरियो जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल आइसोमर, जहां पर मॉलिक्यूल के जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जो 3 डायमेंशनल उनकी की जो दिशा है वो बदल जाए, उनका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरियो बोलते हैं। आज जहां पे परमाणुओं की रिलेटिव पोजीशन को बदल दिया जाए, यानी उनके सापेक्षिक स्थिति को बदल दिया जाए, कोई कहीं पर कनेक्टेड था कोई दूसरी जगह पर जाके कनेक्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। पहले का मान लेते हैं कौन सा था? आयनाइजेशन आइसोमर था। अब आयनाइजेशन आइसोमर किसको बोलते हैं? हम कहेंगे कि वह आइसोमर जिनको जल में डालने पर अलग अलग, देखिए वह केमिकल कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन जल में मिश्रित करने पर वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर का। ठीक है ना? फिर दूसरा हम एक और था हम लोग पास, वो कहता है लिंकेज आइसोमर। क्या कहेंगे? वह केमिकल कंपाउंड जिसके फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके उनमें बाइडेंटेड उनमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो और वो सेंट्रल एटम से अलग अलग एटम से क्या हो? कनेक्टेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमर, भाई जिसके लिंकिंग पैटर्न में अंतर हो। तीसरा था हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर किसको बोलेंगे? वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में अंतर आने लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमर। और चौथा था जिसको हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर, जहां पे दो दो कॉम्प्लेक्सेस दिख जाएं वहां पे उसको मान लीजिए वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट आइसोमर। हो जाएगा। कितने पढ़ लिए टोटल? 4 पढ़ लिए। अब 4 को के बाद अब यहां से थोड़ा सा कष्ट स्टार्ट हो। बोलिए बताइए 4 को समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? इसके बाद में दिक्कत है। अब इसके बाद में दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसके बाद जो भी समझना है ये हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझ। कितने लोग हैं जिनको 11th क्लास का हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा नहीं, माने 10-20% याद है कम से कम? sp2 इस सब का नाम हम याद है, लीनियर उनियर खाली नाम याद है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना लोग याद है? क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानता है sp क्या है, sp2 क्या है? पूछ लीजिए, 2-3 आदमी हैं जिनको कुछ नहीं पता है, sp नहीं पता है ना? एक बात बताते हैं आपको, सुनिए। देखिए ईमानदारी वाली बात, फेंकने वाली बात नहीं। 11th में इस चैप्टर को पढ़ने में लगभग 1.5 महीना का समय लगा था। तो ये तो तय है कि आपको 11th में अगर समझ में नहीं आया, देखिए 2 स्थिति हो सकती है, या तो आपको पढ़ाया नहीं गया हो और नहीं तो आप खुद नहीं पढ़े हो। तो पढ़ाया नहीं गया हो तब तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत आपको मदद मिल जाएगा, लेकिन आप पढ़े नहीं हो तो जब 1.5 महीने में समझ में नहीं आया तो इधर समझ में नहीं आएगा। ईमानदारी वाली बात यही है, क्योंकि आपको 10 मिनट में पढ़ाने वाले हैं वो चीज। 1.5 मिनट की चीज 10 मिनट में समझ में आता है? कभी कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिएगा, आपके लिए एक उपाय है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है, इसको मान के याद कर जाइए। अगर इसको याद नहीं करिएगा तो कल से समझ में नहीं आए। हालांकि जो भी हम लिखने जा रहे हैं इसको भी समझाया गया था, इसको भी समझाया गया है, लेकिन उस समय आप लापरवाही किए हैं, तो अभी जो हम लिख रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा आपको। ये याद रहेगा तब कल का क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? रंजन, अच्छा है शांति। मेन बात है ना कि आप चला रहे हैं मोबाइल और वो लड़का पीछे से आपको देख रहा है, तो मैं कहाँ कोनो गलती है? हाँ, पूछिए मोबाइल चला रहे थे नहीं चला रहे थे? अब कहने का मतलब है कि हम काहे टोके हैं आपको? हम देख रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, हमें में से क्या नहीं देख रहे? एक आदमी को नींद लग रहा था संडे पहले, मुंह पाके सुतल था वो, फिर हमको देखा है तो शायद उसको लगा है, अब लजा रहा है बेचारा जो भी है, तो देखा है तो उसको लगा है कि हम नाप लिए उसको ना थी वो।
अब क्या करें, कोई बात नहीं, बेचारा थका हुआ है, सो रहा है। क्या हुआ, कैसे ऐसे 4-5 दिन पहले बहुत गर्मियाँ नहीं पड़ गया था, तो हम क्या किए कि बात किए वो कंपनी से बात किए कि इस रूम में अगर एसी लगवाना हो तो हमको लग रहा है कि 3-4 को लगेगा तब जाके नॉर्मल होगा रूम का टेम्परेचर, नहीं तो 3-4 को बहुत ज्यादा ना हो जाएगा। तो हम क्या किए कि बात किए कोनो बड़का मशीन कोनो आता होगा लगाने वाला, तो हमको बताया कि हाँ इसमें आप डक्ट करवा लीजिए, डक्ट से हो जाएगा। तो बात उत किए तो बताया कि 1,75,000 का खर्चा है, हम ला के उसको लगा देते हैं। तो बोला कि पहले हमको साइट वेरिफिकेशन करना होगा, बेचारा कहा कि आके हम चेक कर लेंगे, मोतिहारी का रहने वाला है वो। हाँ ठीक है आइए, तब बात हो गया। वो परसों हमको ध्यान आया ये बात कि जब इतना गर्मी में हम लोग पढ़ा के सुता दे रहे हैं लड़का को, ठीक है ना, तो जब एसी दे देंगे तो घर से तकिया लेके आएगा सब बेग पे धर कि चल गए घर में आराम से लगा के मैं सुता जाएगा। तो कल उसको हम फोन कर दिए, काले फोन किए तो कह रहे अरे हम आ रहे हैं, हमको इन्होंने मत आइए, प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है, अब अगला सीजन में सोचा जाएगा इसके बाद। अरे हो गया। अब देखिए अभी मेरा अब अभी की स्थिति है ना कि सब एकदम पूरा मूड फ्रेश है, लग रहा है क्या पका रहे थे उस समय तक, अब अभी सब कुछ सही हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, अभी आपको ये सब याद करना होगा। एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ देखिए तो सेंटर में कौन है, दोनों के बीच में कौन है, मतलब बी, हाँ सॉरी मेरे कहना कि ए और बी में से बीच में कौन है। सेंटर बनने के लिए कम से कम 3 को चाहिए, ठीक है ना, यानी किसी को भी घेरने के लिए मिनिमम 2 आदमी चाहिए। अगर हमको यहाँ पे लिख दे सी, तो हम कहेंगे कि इसको इधर से घेरा जा रहा है, इसको इधर से घेरा जा रहा है। तो कहानी कहाँ शुरू होती है, एस्टेरिक नंबर 2 या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 जो हमारे पास नहीं है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कौन है जिस चीज को यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं, इसी को इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, एस्टेरिक नंबर, एसएन करके पढ़े थे, याद आ रहा है एस्टेरिक नंबर। ठीक है, तो अब एस्टेरिक नंबर को हम लोग करके स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अगर मेरा एस्टेरिक नंबर हो 2, एस्टेरिक नंबर कितना हो 2 हो, तो एस्टेरिक नंबर 2 में क्या होगा कि हमको दो तरफ से एक सेंट्रल एटम को दो ओर से घेरा जा रहा होगा। अब मान लेते हैं मेरा सेंट्रल एटम है ए और इसको दो तरफ से बी से घेरा जा रहा हो सकता है कि एक और बी हो एक और सी हो सकता है दोनों तरफ बी ही हो, मतलब घेरने वाला दोनों तरफ सेम भी हो सकता है या दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अगर किसी सेंट्रल एटम को दो तरफ से घेरा जा रहा हो तो उसका स्ट्रक्चर जब बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर दो तरफ से घेरा जा रहा हो तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लीनियर, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखीय या रैखिक, ठीक है ना, दो तरफ से। यहां पर एंगल कितना बन रहा होगा, इसका एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री। बोलिए 11th वाला, हाँ जी 11th क्लास क्या नहीं चलेगा, बड़ा दशा का बात है। क्योंकि इस बार मैसेज देखे, कौन मैसेज किया है, अरे हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। शांत रहिए, यहाँ देखिए, तो आपको ये चीजें एकदम से याद रखनी होंगी कि अगर किसी सेंट्रल एटम को दो तरफ से घेरा जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ इसी तरीके से घेरा जा रहा होगा। उस समय एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, और उसका नाम क्या रखे हम लोग, लीनियर। अब ध्यान दीजिए, अब पूछे हम आपसे कि ये जो सेंट्रल एटम है मेरा ए, वो अपने कौन कौन से ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा होगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा होगा एगो एस का और एगो पी का, क्योंकि इसको दो तरफ से घेरा जा रहा है तो दो ऑर्बिटल अपना यूज करेगा, एगो एस और एगो पी, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, एसपी, ठीक है।
अब में आपको बिल्कुल नहीं पूछना है कि काहे एसएपी यूज किया है, काहे सही बना है, काहे 180 हुआ है। आपके लिए बस यही करना है, आप अभी 12वां में है, 11वां में पाप कर चुके हैं, आप इसको बस इसको रट जाना है। बात समझ में ना? अच्छा क्या हुआ? चार्ट 11 तो पूरा इसको पढ़े, मतलब विधिवत पढ़े इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर चर्चा ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट लिखवा रहे हैं, इसको बस याद कीजिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, अगर मेरा स्टेरिक नंबर कितना है 3, यानी कि अब हमको 3 तरफ से घेरा जा रहा है, तो बीच में कौन सा होगा? ए, एक इधर से घेरेगा बी, एक इधर से घेर रहा होगा बी, एक इधर से घेर रहा होगा बी। नाम क्या है इसका? ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा, इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी कहते हैं, त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है ना। अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इसका? कितना एंगल होगा इसका? 120। जैसे पंखा का डायना होता है ना 3 गो, उसी तरह से तीनों ऐसे अलाइंड हैं। अब यहाँ पे इस ए का कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा होगा? ए गो एस और 2 गो पी। हाइब्रिडाइजेशन से क्या आया? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमको 3 तरफ से घेरा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। वो देखने में कैसा दिखेगा? इस तरह का। उसका नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। इतना आपको याद रखना है, याद करने का चीज है। फिर आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अगर किसी को अगर घेरना है तो घेरने के तरीके कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक तरीका है कि यहाँ पर ए लिख दिए, एक बी इधर से आ गया, एक बी जो है वो यहां से आया, एक भी ऐसे आया, और एक भी ऐसे कुछ पीछे से आ गया, बोर्ड के पीछे से। ये कुछ ऐसा दिखा। अब ये कैमरा के स्टैंड की तरह दिखता है, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं ना, जिसे 3 गो पैर ऐसे नीचे एक ऊपर उठा हुआ, ये वैसा दिख रहा है। और एक और तरीका इसका हो सकता है घेरने का, वो कैसे? एगो छत है मान लेते हैं, ठीक है ना, एगो छत है, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके। एगो ऐसा छत है, इसमें बीच में यहाँ पे कहीं ए रखा हुआ है, एगो इधर से आके घेर रहा 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 है। कितने तरफ से घेर दिए इसको? ये भी 4 तरफ से इसको घेर लिया। बात समझ में आ रहा है आपको? हम लोग कहेंगे कि या तो ऐसे बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा। दोनों स्थितियों में घेरा 4 तरफ से है, तो यहाँ पे 4 गो ऑर्बिटल चाहिए होंगे। यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं? ए गो एस और 3 गो पी। तो क्या बन गया ये? हैकर के बताएगा, भूल गए होंगे आप लोग। ये तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्या मैंने कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है इस? किसी को याद है? किसी को याद है? एसपी, sp2d नहीं, dsp2 बोलते हैं, आप आधा सही है। इसमें ए गो एस, 2 गो पी और ए गो डी इस्तेमाल होता है। वो डी पहले वाले का होता है, ए गो पहले वाले का। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? ये हो जाता है dsp2। 4 गो ऑर्बिटल चाहिए थे, यहाँ भी 4 गो चाहिए था, तो इसका sp3। पूछा जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम सॉरी, ये टेट्राहेड्रल नाम है इसका। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चतुष्फलकीय। और इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। याद कैसे करेंगे कि अगर 4 तरफ से घेरा जा रहा हो तो स्ट्रक्चर या तो बनेगा टेट्राहेड्रल और नहीं तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? sp3। अगर स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? dsp2। क्लियर है? ठीक है ना। यहां पे एंगल कितना बन रहा होगा, कोई बताएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 11 पूरा बेकार नहीं था।
यहाँ जाइएगा तो बता दीजिएगा घर वालों सबको, जो पाप आप किए वो बाहर का लोग नहीं करे, ठीक है ना। 4 को हो गया। अब है अगर 5 तरफ से घेर रहा हो, अगर 5 तरफ से घेर रहा हो तो क्या होगा? एगो ए बीच में हो गया, 3 गो बी ऐसे होंगे, एगो इसके ऊपर एगो इसके नीचे। क्या नाम है इसका बताइए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका नाम है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है ना। अब सुनिए आप, इसका नाम त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय क्यों है? एगो बीच में एगो मान लेते हैं, एगो ट्रायंगुलर छत है आपका, उस छत पर बीचों बीच एगो बांस लगा दिया ऐसे ऊपर की तरफ, एगो नीचे की तरफ। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसा दिख रहा होगा? ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल इसके यूज होंगे? टोटल 5, टोटल 5 इस्तेमाल होंगे। कौन कौन इस्तेमाल करेंगे? एस, 3 गो पी और एगो डी। क्या बन जाएगा? sp3d। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? TBP। और लास्ट अगर 6 तरफ से घेरे तो देखिए, लास्ट इनऑर्गेनिक, यहाँ पे लास्ट कोऑर्डिनेशन में, वहां पे तो एक और ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जब मान लेते हैं ऐसा आपके वो छत है, ऐसे वो छत है, आई छत के ऊपर से कोने को आगे घेर लिया, एगो ऐसे नीचे से आगे घेर लिया, एगो ऐसे नीचे से आगे घेर लिया। यहाँ पे कौन से रख दिए हम लोग? यहाँ पर रख दिए ए, एगो इधर से घेरा, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से। ऐसे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन कौन से इसके ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे? एगो एस, 3 गो पी और 2 गो डी। क्या बनाया? sp3d2, ठीक है ना। अब आपको याद इसमें यही करना है कि 2 तरफ से घेरेगा तो sp, और देखने में कैसा दिख रहा होगा? लीनियर। 2 तरफ से घेरेगा तो sp, देखने में दिख रहा होगा लीनियर। 3 तरफ से घेरेगा तो sp2, और देखने में कैसा दिख रहा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर 4 तरफ से घेरता है तो sp3, देखने में या तो दिखेगा ये टेट्राहेड्रल, अगर वो दिखा रहा होगा dsp2 तो वो दिख रहा होगा स्क्वायर प्लेन। फिर अगर वो 5 तरफ से घेर रहा हो तो TBP, और 6 तरफ से घेर रहा हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद होंगे तो कल का टॉपिक हम खूब अच्छा से समझ सकते हैं। कुछ आपको हम अंदाजा बताते हैं कल के बारे में। कल हम लोग यही देखेंगे, ये देखो सिंपल आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर मीथेन को या डाइक्लोरोमीथेन को अगर हम शीशा के सामने रख दें तो उसका फोटो कैसा बनेगा भीतर? समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डाइक्लोरोमीथेन को अगर शीशा के सामने रख दिया जाए तो उसका भीतर फोटो कैसा बनेगा? तो सबसे बड़ा चुनौती कि डाइक्लोरोमीथेन कैसा होगा वो पता चलेगा, तब तो का भीतर फोटो बनाएंगे। अब पहले के फोटो साफ है तो दूसरा का फोटो कैसे बनाएंगे? बन पाएगा? अगर आप ज्यादा नहीं याद कर सकते हैं तो बस 2 गो रट के आइएगा खूब बढ़िया से। एगो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एगो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन्हीं दोनों के अगल बगल में पूरा का पूरा किताब घूम रहा है। कौन कौन? एगो 4, एगो 6। आप सारा याद कर ले बहुत बेहतर। अगर नहीं याद कर पाते हैं तो कौन कौन रटेंगे? एगो 4, एगो 6। लेकिन 4 और 6 को खूब बढ़िया से देख के, फोटो याद करके, हाइब्रिडाइजेशन रट के आएंगे। कर लीजिएगा इतना। इतना का कितने लोग लिस्ट याद कर लिए हैं? वो कल बताए थे वो बात, उसके लिए क्या हम आपको फिर से लिखना सिखा देते हैं? उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए ताकि आपको नाम लिखना हम दोबारा सिखा दें, ठीक है ना। इसका फोटो खींचिएगा, खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, निकालिए मोबाइल, मोबाइल निकालिए,
जल्दी से फोटो खींचे। स्लाइड तो भेजे देंगे, स्लाइड तो भेज देंगे। हो गया? हो गया?